हेलो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 9th के प्यारे बच्चों, वेलकम टू रैंकर्स। ठीक है, आप सबके लिए हम कंप्लीट प्रोग्राम लेकर आए हैं साइंस का, मैथमेटिक्स का, ज्योग्राफी का, इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस। मेरा नाम है शहबाज सर। मैं बाय प्रोफेशन एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, बट बाय चॉइस एंड बाय पैशन मैं एक टीचर हूं, आप लोगों के लिए स्पेशली। ठीक है, आप लोगों का साइंस आसान बनाने का काम है मेरा। ओके, तो चलिए आप लोग की पढ़ाई, आप लोग की जो जर्नी है क्लास 9th की साइंस की, मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। काफ़ी प्यारी जर्नी रहने वाली है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग जर्नी रहने वाली है, बिल्कुल मज़ा आने वाला है। साइंस से आप लोगों को ज़रा भी डर नहीं लगेगा अगर हमारे साथ में आप लोग रहोगे तो। ओके, ठीक है, तो चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 की तरफ प्यारे बच्चों साइंस के। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? नाम तो दिख रहा है, आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में भी देखा होगा। क्या नाम है? लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो देखो यहाँ पर मेरा फोटो भी लगा हुआ है, वो भी देख सकते हो आप लोग, नाम भी लिखा हुआ है। तो चलते हैं आगे, इस चैप्टर के बारे में पूरा जानेंगे। क्या है इस चैप्टर में, हमें क्या पढ़ना है, कौन से टर्म्स हैं, कौन से वर्ड्स हैं जिनकी हमें स्टडी करनी है इस चैप्टर के अंदर। न्यूटन भाई साहब कौन है वो तो आप लोग जानते हो। ठीक है, तो देखिए चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहली चीज हमें जानना है मोशन क्या होता है बच्चों। ठीक है ना, मोशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ एनीथिंग। ठीक है ना, कोई भी चीज अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारे नेचर में, हमारे आसपास काफी चीजें मूव कर रही हैं, राइट। ओके, तो सब क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन क्या कह सकते हैं हम मोशन के बारे में? मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, ठीक है, फ्रॉम वन पोजीशन या पॉइंट टू अनदर पोजीशन और अ पॉइंट। क्लियर? तो एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे ये बर्ड की एक फ्लाइट है, चिड़िया उड़ रही है, कौवा उड़ रहा है, वो गेम भी खेलते रहोगे आप लोग। ठीक है ना, तो ये हमें मोशन करते हुए नजर आ रही है। पहाड़ से जो है पत्थर गिर रहा है, वो भी मोशन कर रहा है। गाड़ी चला रहे हो, चल रही है, वो भी क्या कर रही है? मोशन कर रही है। नेक्स्ट, मोशन जो होता है बच्चों एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर मूव कर रहा हूं किसी बाइक पर, तो सराउंडिंग के हिसाब से मैं मूव कर रहा हूं, राइट है ना। अगर कोई इंसान मुझे खड़ा होकर देख रहा है रोड पर, तो मैं उसके लिए मूव कर रहा हूं। ओके ना, क्लियर? मैं खुद के लिए मूव नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी गाड़ी पर स्टिल हूं, राइट। तो इसीलिए हम क्या कहने वाले हैं कि मोशन जो है रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से दूसरा ऑब्जेक्ट क्या करने वाला है? मूव करने वाला है। क्लियर? उस आदमी के हिसाब से मैं मूव कर रहा हूं आगे की तरफ, मेरे अकॉर्डिंग वो आदमी मूव कर रहा है पीछे की तरफ, जबकि खुद के लिए वो क्या है? खड़ा है, स्टेशनरी है, राइट। तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि मोशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो यहां पर लिखा हुआ भी है कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। फुटबॉल को आपने लात मार दिया, ठीक है ना, तो फुटबॉल भी क्या कर रहा है? मोशन में आ रहा है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्लियर? अब जब मोशन हो रहा है तो मोशन की स्टडी करते हैं जब हम, तो कुछ टर्म्स को हमें जानना पड़ता है। जैसे एक इंसान की बॉडी की स्टडी करना है तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि इसे कान कहते हैं, ठीक है, इसे नाक कहते हैं। तो उसी तरीके से मोशन की जब स्टडी करते हैं तो कुछ टर्म्स आते हैं, स्पेशल टर्म्स, जिन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। ओके, तो देखिए सबसे पहला टर्म जो है मोशन की स्टडी में या मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्यारे बच्चों डिस्टेंस। ठीक है ना, डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि दो पॉइंट है मेरे पास। क्लियर? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, जहां से मैं शुरू कर रहा हूं और जो मेरी मंजिल है, ठीक है, फाइनल डेस्टिनेशन, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैंने एक्चुअल में जो रास्ता कवर किया है, ठीक है ना, मैं चल रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, राइट ले रहा हूँ, लेफ्ट ले रहा हूँ, कैसा भी जा रहा हूँ, एक्चुअल में जो मैंने रास्ता कवर किया है प्यारे बच्चों मेरी मोशन के टाइम पर, ठीक है ना, दोनों पॉइंट्स के बीच में, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं? डिस्टेंस। तो देखिए डेफिनेशन भी आप लोगों का यही है, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड या फिर ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स, ठीक है, मोशन, clear, during its motion from one point to another point। और याद रखना है इसकी कुछ फिक्स वैल्यू रहती है। ठीक है ना, तुम चल रहे हो तो एक्चुअल में कुछ वैल्यू आ रही है, कुछ रास्ता कवर कर रहे हो। ठीक है, ये जीरो कभी भी नहीं हो सकता है बेटा डिस्टेंस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल
तुम अपने घर से निकले हो स्कूल के लिए बेटा, ठीक है ना। पॉइंट ए पर आप लोगों का घर है, पॉइंट सी पर आपका क्या है, स्कूल है। क्लियर। तो आप गए पहले घर से अपने दोस्तों के पास, दोस्तों को साथ में उड़ाया आपने, ठीक है। फिर दोस्तों के साथ में आप चले गए स्कूल। तो देखिए घर से स्कूल तक पहुंचने के लिए आपने अपना डायरेक्शन बदला, ठीक है ना, ऐसे घूमे फिरे फिर गए स्कूल। तो एक्चुअल में जो रास्ता आप लोग चल रहे हो आपने कवर किया, जैसे 7 मीटर फ्रेंड्स तक जाने के लिए, 8 मीटर जो है स्कूल तक जाने के लिए। तो टोटल कितना हो रहा है बेटा, 7 + 8 हाउ मच, 15, यानी कि 15 मीटर आपने ट्रैवल किया। हकीकत में उस रास्ते पर आप चले हो, ठीक है। उस चीज को क्या कह देंगे हम, डिस्टेंस कह देंगे। ओके। तो मैंने बोला ना कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर डिस्टेंस जीरो होगा तो मोशन नहीं हुआ है। क्लियर। हम बोल ही नहीं सकते कि बॉडी ने क्या किया बच्चों, मोशन किया है। बट नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है मेरी इनिशियल पॉइंट, जैसे पॉइंट ए जो तुम्हारा घर था, ये तुम्हारी मोशन की स्टार्टिंग पॉइंट थी, राइट। एंड स्कूल पर जाकर तुम्हारी मोशन एंड हुई थी, तो ये क्या है, फाइनल पॉइंट है या पोजीशन है। ओके। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, इन दोनों पोजीशंस के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यानी कि दोनों को कनेक्ट कर दें अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से, ओके, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलने वाला है बच्चों, उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैंने घर को जो है डायरेक्टली स्कूल के पॉइंट से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके। कितना आ रहा है जवाब, 4 मीटर आ रहा है। इस 4 मीटर को बच्चों हम लोग कहने वाले हैं व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। समझ गए, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क क्या है, डिस्टेंस हम वो रास्ता जो हम एक्चुअल में चल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं हमारी मोशन के दौरान, उसमें कोई डायरेक्शन वगैरह हम नहीं देख रहे हैं, वो हो जाता है डिस्टेंस। क्लियर। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्लियर। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, मतलब डायरेक्शन दे दिया। क्या दे दिया हमने, डायरेक्शन दे दिया। क्लियर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। ओके। इट कैन बी जीरो, जीरो हो सकता है। जैसे मान लीजिए ना कि आपका इनिशियल पोजीशन, ठीक है, और फाइनल पोजीशन सेम है, यानी कि आप गए कहीं पर, वहां से फिर रिटर्न आ गए, मतलब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड गए आप, ठीक है, कुछ लिया तुमने, तुम फिर वापस आ गए, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही है, ठीक है। 7 मीटर राइट गए +7, 7 मीटर वापस आए -7 मीटर। क्लियर। कितना हो जाएगा, 7 - 7 0। तो डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। और फिर साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया कि डिस्प्लेसमेंट का क्या है प्यारे बच्चों, फिक्स डायरेक्शन होता है, क्योंकि दो पॉइंट्स को जब मैं कनेक्ट कर रहा हूं तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, डायरेक्शन नजर आ रहा है हमें, ठीक है। तो ये दो टर्म्स जो हैं सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। अब इनसे और टर्म्स बनने वाले हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस की मदद से एक टर्म बनेगा और एक टर्म बनेगा डिस्प्लेसमेंट की मदद से। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड। अरे दोस्त थोड़ा स्लो चला, थोड़ा फास्ट चला, ठीक है ना, जैसा हम करते हैं, राइट। गाड़ी पर अगर बैठे हैं अपने फ्रेंड के साथ में, क्लियर, एंजॉय कर रहे हैं कि कोई ट्रिप, तो देखो स्पीड क्या होती है, स्पीड का मतलब होता है हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं कितने टाइम में, ठीक है ना। अगर कम टाइम में हमने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया तो हमारी क्या ज़्यादा रहेगी बच्चों, स्पीड ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, पर मतलब अपॉन, ठीक है। स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और स्पीड को मेजर करते हैं हम, इसका एसआई यूनिट जो रहता है मीटर पर सेकेंड होता है, स्मॉल एम पर स्मॉल एस। ओके। डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर। स्पीड का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, राइट ले रहा हूँ, लेफ्ट ले रहा हूँ, मेरी गाड़ी का जो कांटा है, जो स्पीडोमीटर है, वो मुझे स्पीड शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, स्पीड, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी, स्पीड की बहन, रिलेटेड है दोनों, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम बोला जा रहा है इसके बारे में।
स्पीड में क्या आ रहा है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, इसमें क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्टेंस का तो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मैंने बताया आप लोगों को कि डायरेक्शन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, हमें वेलोसिटी मिलती है। यानी कि अगर मैं गाड़ी स्ट्रेट लाइन में चला रहा हूं, अगर उस दौरान उस टाइम पर जो मेरे गाड़ी का स्पीडोमीटर मुझे जो वैल्यू दिखा रहा है, जो रीडिंग दिखा रहा है, वो वेलोसिटी की है, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन में अपनी बाइक को लेकर जा रहा हूं तो। ठीक है ना, डायरेक्शन बदला तो वो टाइम पर स्पीडोमीटर स्पीड शो करेगा। ठीक है, तो दोनों का फर्क आप लोगों को समझ में आ गया। स्पीड मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसके पास डायरेक्शन नहीं होगा, इसके पास डायरेक्शन रहने वाला है। बाकी दोनों का यूनिट जो है सेम है बच्चों, मीटर पर सेकंड में ही दोनों को हमें मेजर करना है साइंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है प्यारे बच्चों, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं, ठीक है ना। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की अगर मैं बात करूं तो अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी, ठीक है ना, इक्वल टाइम गैप में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, इक्वल टाइम गैप में क्या करे, इक्वल डिस्टेंस अगर कवर करे, तो हम कह देंगे कि वो बॉडी जो है क्या परफॉर्म कर रहा है बच्चों, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है ना, जैसे देखिए आप एग्जाम्पल, घड़ी है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर डिस्टेंस दिखाया जा रहा है कि जो अमर भाई साहब कवर कर रहे हैं किलोमीटर्स में। ठीक है ना, घड़ी में 5 बज रहे हैं, यहाँ पर 0 किलोमीटर, यानी कि अभी जो है अमर भाई हमारे मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, आधा घंटा बीता, 5:30 बज गए, ठीक है ना, हाफ आवर कंप्लीट हो चुका है, तो अब कितना डिस्टेंस हो गया, 20 किलोमीटर। ठीक है, 6 बजा, यानी कि अगेन हाफ एन आवर का गैप, 40 किलोमीटर। ठीक है, अगेन हाफ एन आवर का गैप, देन 60 किलोमीटर्स, अगेन हाफ एन आवर का गैप, 80 किलोमीटर्स। यानी कि क्या समझ में आ रहा है हमें कि सब जगह पर टाइम गैप जो है हाफ एन आवर का है। ठीक है, और हर हाफ एन आवर पर, ठीक है ना, फॉर एवरी हाफ एन आवर, ठीक है, आधे घंटे पर अमर कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है बच्चों, अमर कवर्स 20 किलोमीटर, है ना, सबके बीच में 20 का गैप है, राइट। यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल टाइम में। ठीक है ना, 20 किलोमीटर हर आधे घंटे में कवर हो रहा है, तो हम कह देंगे कि हमारे जो अमर भाई साहब हैं क्या परफॉर्म कर रहे हैं, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल्स में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। मतलब वहां पर कैसा होने वाला है, टाइम गैप तो सेम रहेगा बट डिस्टेंस इक्वल कवर नहीं होगा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ओके, क्या कह रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है ना, ऐसा उल्टा भी हो सकता है कि टाइम गैप डिफरेंट हो और डिस्टेंस इक्वल हो, क्लियर। लेकिन उसको इग्नोर करते हैं हम ये पकड़ के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है कवर कर रहा है अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। ठीक है, यहाँ पर एंथोनी भाई साहब आ गए, अकबर भी आ सकते थे, एंथोनी आ गए यहाँ पर। ठीक है ना, तो टाइमिंग क्लॉक 5, 5:30, 6, 6:30, 7 हर जगह पर। ठीक है ना, कितने का गैप है, हाफ एन आवर का, आधे घंटे का, 30 मिनट का। ओके, लेकिन यहाँ पर 5 से 5:30 के बीच में भाई साहब 19 किलोमीटर चल दिए एंथोनी जो है। ठीक है ना, 19 किलोमीटर की राइड कर ली इन्होंने। देन नेक्स्ट हाफ एन आवर पर 5:30 से 6 के बीच में 21 किलोमीटर, गैप कितने का आ रहा है बेटा, 2 किलोमीटर का। यहाँ पर गैप कितने का था, 19 किलोमीटर का। ओके, नेक्स्ट अगेन हाफ एन आवर में 6 से 6:30 के बीच में, ठीक है ना, ये आधे घंटे में यानी कि 9 किलोमीटर का गैप आ रहा है, यानी कि 9 किलोमीटर ट्रैवल किए हैं। तो यहाँ पर जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों, तो क्या समझ में आ रहा है कि टाइम गैप तो सिमिलर है, ठीक है ना, आधे आधे घंटे का है, लेकिन डिस्टेंस जो है इक्वल कवर नहीं हो पा रहा है हर आधे घंटे पर। तो हम ये बोल देंगे कि हमारे जो एंथोनी भाई साहब हैं ये क्या कर रहे हैं, कैसी टाइप की मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, नहीं हुआ रहेगा तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। हाँ, आप लोगों का दोस्त हूं मैं, बिंदास हम स्टडी करेंगे, आपकी हेल्प भी करेंगे। ओके,
तो नेक्स्ट है हमारे पास अगेन प्यारा सा कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है ना। एक्सीलरेशन देखिए, गाड़ी पर बैठे हैं, एक्सीलेटर दबा रहे हैं, ठीक है। एक्सीलेटर दबाने पर क्या होता है, घुमाने पर क्या होता है, गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, राइट है ना। अचानक हिम्मत कर देना, एक्सीडेंट हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। ये मत कहना कि सर बता रहे थे कि एक्सेलरेट कर दो, गिर जाएंगे, मज़ा आएगा, ओके। तो देखिए, एक्सीलरेशन का मतलब होता है स्पीड का चेंज होना बच्चों टाइम के हिसाब से, ठीक है ना। कम टाइम में जो है हम ज़्यादा स्पीड चेंज कर दिए तो ज़्यादा एक्सेलरेट कर दिया, राइट। तो देखिए इसका फिजिक्स में यानी कि साइंस में क्या डेफिनेशन है, क्या कह रहा है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट वर्ड बेटा कभी भी सुनोगे ना समझ जाना नीचे टाइम आने वाला है, क्या आने वाला है, डिवाइडेड बाय टाइम रहने वाला है। चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि दो स्पीड्स का डिफरेंस, बड़ी स्पीड माइनस छोटी स्पीड, ओके ना, या फिर फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। देख लेते हैं हम लोग। वाह क्या कार है यार, काश ऐसी मिल जाए, मजा आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये कार है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए पर है और ये दूसरी पॉइंट है पॉइंट बी, ओके। इस पॉइंट पर कार की जो स्पीड है बच्चों हम मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकंड है। किलोमीटर पर आवर भी बोल सकता था लेकिन हमें मीटर पर सेकंड से डील करना है, तो इसके लिए मैं क्या कह दे रहा हूं कि यहाँ पर कार की स्पीड पॉइंट ए पर कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड है। फिर 5 सेकंड्स के बाद कार यहाँ पर पहुंच रही है, पॉइंट ए से पहुंच रही है कहाँ पर, पॉइंट बी पर हमारे, ठीक है। कितने सेकंड्स में, 5 सेकंड में। तो टाइम लग रहा है, टाइम को डिनोट करते हैं बच्चों हम लोग स्मॉल टी से, ठीक है ना। तो 5 सेकंड में कार पहुंच रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, क्लियर। यहां पर पॉइंट बी पर स्पीड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर स्पीड हम जब हमने स्पीड देखी कार की तो बेटा 60 मीटर पर सेकंड आई। कितनी आई, 60 मीटर पर सेकंड। तो जो शुरुआत की स्पीड थी उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल यू से, ठीक है। तो कितनी है बेटा, 30 है, राइट है, 30 मीटर पर सेकेंड, ओके। पॉइंट बी पर दूसरी पॉइंट है, ओके। तो यहाँ की जो स्पीड रहेगी उसे हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी बच्चों। क्या बोलने वाले हैं, फाइनल वेलोसिटी। इस फाइनल वेलोसिटी को मैं कह देता हूँ v, ओके। इसका मेजर कितना है, 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखिए एक्सेलरेशन का सिंबल ए रहता है, मैंने क्या बोला, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बच्चों। तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू, एक्सेलरेशन का सिंबल है ए, ओके। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, रेट बोला है तो मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, स्पीड का चेंज होना टाइम के हिसाब से, ओके। तो फाइनल स्पीड है बच्चों हमारे पास 60 और इनिशियल स्पीड है हमारे पास हाउ मच, 30 थी, बाय टाइम गैप कितने का है, 5 सेकेंड का है, यहाँ पर ही दिख रहा है हमें। तो जनरल मैथ्स यूज करेंगे, 60 में से 30 गए तो 30 बचा, बाय 5 का डबल। तो आई होप आप लोगों को आता होगा, क्लास 9 में पहुंच गए हो, ठीक है ना। 5 1 are 5, 5 6 are, ओके। तो ये क्या हो रहा है, 6। एक्सेलरेशन कितने का मिल रहा है बच्चों, 6 का मिल रहा है हमें, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का यूनिट आप लोगों को याद रखना है। एक्सेलरेशन को मेजर करते हैं बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। तो ये जो हमारी फेमस कार है, जो भी है नाम मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितने का है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है इस स्पोर्ट्स कार का, ठीक है। तो चलते हैं अब हमारे अगले टॉपिक की तरफ। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है। एक्सेलरेशन आप लोगों को काफ़ी काम आने वाला है 9th में, 10th में, और अगर फ्यूचर में आप लोग साइंस की स्टडी करोगे तो, ओके। तो नेक्स्ट देखिए एक्सेलरेशन के टाइप्स। देखिए मैं स्पीड बढ़ा भी सकता हूँ, राइट है ना, गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहा हूँ, एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो स्पीड टाइम के साथ में इंक्रीज हो रही है, ओके। स्पीड घटा भी सकता हूँ, ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ जब मैं गाड़ी का, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं हम, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, तो स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग। वक्त तो पास हो रहा है, टाइम तो गुजर रहा है, लेकिन टाइम के साथ में स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। या तो फिर ऐसा हो गया कि मैंने एक फिक्स स्पीड पर अपनी गाड़ी को ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर हूँ मैं,
ठीक है, वक्त बीते जा रहा है, आधे घंटे तक मैं जो है सेम स्पीड पर ही हूँ, यानी कि यहाँ पर ना तो स्पीड बढ़ रही है ना तो स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। क्लियर? तो इसीलिए एक्सेलरेशन के 3 टाइप्स हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी कि स्पीड का बढ़ना टाइम के हिसाब से, ठीक है ना, इफ स्पीड इंक्रीसेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से, ठीक है, वी हैव व्हाट, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। हमने क्या अप्लाई किया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी कि वो बॉडी जो है पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में। क्लियर? अब मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूं, तो ब्रेक अप्लाई करने पर क्या होने वाला है, स्पीड कम होने वाली टाइम के हिसाब से। तो हम इसके बारे में ये लिखेंगे कि इफ स्पीड डिक्रीसेस with respect to time, ठीक है, we say that the body is in negative acceleration, या फिर मैं सिंपली लिख देता हूं we have negative acceleration at work, ठीक है, we have negative acceleration। अब अगर टाइम के हिसाब से स्पीड बदल ही नहीं रही है, ठीक है ना, 50 की स्पीड पर फिक्स चल रहा हूं मैं और वक्त भी बीतते जा रहा है, तो हम कह देंगे कि बॉडी जो है जीरो एक्सेलरेशन में है। ठीक है, if speed does not change या फिर और remains constant, बदल ही नहीं रही है, फिक्स वैल्यू पर है, ठीक है, with respect to time, clear, with respect to time, तो बोल देंगे we have जीरो एक्सेलरेशन। बच्चों, हमारे पास कैसा एक्सेलरेशन रहने वाला है, जीरो एक्सेलरेशन रहने वाला है। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों चीज समझ में आई है। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। ओह, ग्राफ आया है, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, ग्राफ तो आप लोग बनाए रहोगे, मैथ्स में भी बनाने वाले हो। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे हम कह देते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल है क्या बोलते हैं बेटा, वाई एक्सिस। डिस्टेंस टाइम की बात कर रहा है तो याद रखना वाई ऐसे पढ़ते हैं हम, वाई और एक्स, ठीक है, यानी कि वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस पर क्या है बच्चों, टाइम है। यानी कि यहां पर है हमारे पास डिस्टेंस, ओके, और एक्स एक्सिस पर है बच्चों टाइम। यूनिफॉर्म मोशन हो रही है, ओके ना। तो देखते हैं ग्राफ, पहले प्लॉट करते हैं हम। टाइम जीरो है तो डिस्टेंस भी क्या है, जीरो, यानी कि यहां पर जीरो पे मैं क्लिक करता हूं, ठीक है ना, टाइम जीरो, डिस्टेंस भी जीरो है प्यारे बच्चों। ओके, टाइम जब 5 सेकेंड का हो रहा है तो डिस्टेंस कितना मीटर दिखा रहा है, 5 मीटर। तो टाइम को प्लॉट करते हैं कहां पर, एक्स एक्सिस पर 5 मीटर, सॉरी 5 सेकेंड है यहाँ पर, डिस्टेंस 5 यहाँ पर, दोनों को मैं बढ़ाता हूँ तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलती है मुझे यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट वैल्यू को देखें, टाइम 10 सेकेंड तो डिस्टेंस भी कितना, 10 सेकेंड, टाइम हमारा 10, डिस्टेंस भी हमारा 10, दोनों को बढ़ाया हमने, क्या कर दिया, पॉइंट प्लॉट कर दी उनके इंटरसेक्शन की। क्लियर? नेक्स्ट 10 पे 10, 15 पे 15, सेम चलते हैं हम, सेम फैशन में, ठीक है ना, 15 पे 15, ओके, ये पॉइंट मिल गई। फिर 20 पे 20 है तो 20 को हमने 20 से कनेक्ट कर लिया, ठीक है, 20 को 20 से, 25 को 25 से हमने कनेक्ट कर दिया, ओके, 25 की लाइन ये है बच्चों, यहाँ पर 25 की ये है। क्लियर? 30 को 30 से कर दिया हमने, 30 को 30 से, सेम 35 को 35 से, 35 को 35 से, ओके, मैच कर दिया हमने। 35 एक्स एक्सिस, 35 वाई एक्सिस, यानी कि 35 जो है टाइम, 35 डिस्टेंस, ठीक है ना। लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, देखा हमने इंटरसेक्शन कहाँ पर, इंटरसेक्शन पॉइंट प्लॉट कर दी, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन है ये, कैसी मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो इसका अगर मैं ग्राफ, ये सारी पॉइंट्स बनाने के बाद, ठीक है ना, पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद अगर मैं ग्राफ बनाऊं ओरिजिन से, यानी कि जीरो से, इन सारी पॉइंट्स को अगर मैं कनेक्ट करता जाऊं तो क्या आ रहा है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, क्या आ रही है,
एक स्ट्रेट लाइन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या रहने वाला है, एक स्ट्रेट लाइन रहने वाला है बच्चों। क्लियर? तो ये कंक्लूजन है हमारा, यानी कि हम कंक्लूड कर रहे हैं, हम फाइनलाइज कर रहे हैं, ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी लिख रहे हैं, ठीक है, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ dt ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इज अ स्ट्रेट लाइन। बात खत्म, ठीक है। तो आगे के ग्राफ की तरफ हम चलते हैं। तो डर लगा क्या? नहीं लगा, ठीक है, लगेगा भी नहीं। आगे आते हैं। अब ये आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। टाइम जीरो पर डिस्टेंस भी क्या है, जीरो है। एक्स एक्सिस पर हमने क्या प्लॉट किया, टाइम को प्लॉट किया। वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया बच्चों, डिस्टेंस लिया, ठीक है। तो टाइम जीरो पर डिस्टेंस भी जीरो। टाइम जब 5 हो रहा है तो डिस्टेंस 7 का हो रहा है। टाइम 5 यहाँ पर, डिस्टेंस 7 यहाँ पर, हमने क्या कर दिया, पॉइंट प्लॉट कर दी। टाइम 10 सेकेंड तो डिस्टेंस 12 का हो रहा है, ठीक है। टाइम 10 है तो डिस्टेंस जो है बच्चों ये 10, ये क्या रहा, ये 12, ओके। हमने पॉइंट प्लॉट कर दी यहाँ पर भी। देन टाइम 15 का है तो डिस्टेंस 15 है, ये तो चलो परफेक्ट मैच हो रहा है। टाइम 15 का डिस्टेंस भी 15 है। टाइम 20 है तो डिस्टेंस 22 है। टाइम 20 है तो डिस्टेंस जो है बच्चों क्या है, 22 है, यानी कि यहाँ पर है। यहाँ से अगर हम देखें 20, 21, 22, ओके। नेक्स्ट टाइम 25 सेकेंड है तो डिस्टेंस 27 मीटर का हो रहा है। टाइम 25 है तो डिस्टेंस जो है बच्चों कितने का हो रहा है, 27 का। अगेन टाइम 30 है तो डिस्टेंस 32 का। 30 है तो डिस्टेंस जो है बच्चों 32 का है, ओके ना। 30, 31, 32, ओके। तो अगर ये सारी पॉइंट्स को मैं कनेक्ट करूं, ठीक है, ओरिजिन से, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन है बच्चों, ठीक है ना। तो यानी कि क्या कंक्लूड करेंगे हम कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ रहता है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन और साथ ही साथ इसके पहले हमने यूनिफॉर्म मोशन का जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया, यानी कि ग्राफ में किस तरीके से दिखाया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है दोनों टाइप ऑफ मोशन को बच्चों, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी, याद रखना इसका क्या मतलब होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी कि जो स्पीड है वो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होगी, ठीक है। वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, ठीक है, डज नॉट चेंज या फिर इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से, या ना तो स्पीड चेंज होगी ना तो वेलोसिटी चेंज होगी बच्चों, ठीक है। तो जैसे मान लेता हूं कि अगर मेरे पास एक फिक्स वेलोसिटी है, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड की, 30 मीटर पर सेकेंड की, टाइम में चेंज करते जा रहा हूं। यहां पर टाइम ले रहा हूं एक्स एक्सिस पर बच्चों, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी ले रहा हूं, क्योंकि नाम में ही बता रहा है हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मैंने बोला था पहले वाई एक्सिस फिर एक्स एक्सिस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी ले लिया 30 की मैंने। अब टाइम में बढ़ाते जा रहा हूँ, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25, 30, 35, 40 सेकेंड, टाइम बढ़ते जा रहा है, लेकिन स्पीड मेरी फिक्स है, ठीक है ना। स्पीड मेरी क्या है, फिक्स है, चेंज नहीं हो रही है, क्लियर। टाइम 5 सेकेंड हो गया, ठीक है, टाइम 10 सेकेंड हो गया, टाइम भले से 35 सेकेंड हो गया, 40 सेकेंड भी हो गया, फिर भी मेरी स्पीड चेंज नहीं हुई। यहाँ पर देखो कितना प्यारा सा ग्राफ बना, राइट है ना। तो ये जो स्ट्रेट लाइन रहती है ऐसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा कांस्टेंट एंटिटी को, कांस्टेंट चीज को रिप्रेजेंट करती है बेटा, यूनिफॉर्म चीज को, ठीक है ना।
यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ऐसा रहेगा, यूनिफॉर्म चीज़ों के लिए ऐसा रहेगा, आगे जो भी टर्म्स आते हैं हमारे पास मोशन में, ठीक है, समझ गए। बट मोशन के लिए ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। क्लियर। तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट ग्राफ की तरफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखिए यहां पर मैंने बोला कि स्ट्रेट लाइन क्यों है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इसलिए है क्योंकि ये किसका है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है, और पॉइंट्स भी हम लोग वेलोसिटी को लेकर प्लॉट कर रहे हैं। किसे लेकर प्लॉट कर रहे हैं, वेलोसिटी को लेकर। अगर यहां पर डिस्टेंस को लेकर प्लॉट करते तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता, ऐसा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन नहीं आता। नहीं तो यहां पर अगर आप लोग इस स्लाइड पर देखोगे तो खुश हो जाओगे, अरे सर तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन भी कुछ 25 रहेगा अगर, तो ऐसे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे। नहीं, अगर यहां पर ऐसा लिखा होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आता बच्चों, ठीक है। बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोल रहा है तो कुछ ऐसा नीचे से ही बनने वाला है स्ट्रेट लाइन, ओके। यूनिफॉर्म तो मेंशन कर दिया, यानी कि स्ट्रेट लाइन ही रहने वाला है, बट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा क्योंकि यहां पर वेलोसिटी लिखा है। जिसको यूनिफॉर्म दिखाना है या जिसको यूनिफॉर्म बोल रहा है वो चीज नहीं लिखी हुई है यहाँ पर बच्चों। क्लियर, ये चीज जो है अपने दिमाग में बिठा लो आप लोग। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, टाइम दिया गया है, एंड देन यहाँ पर डिस्टेंस नहीं, इसको वेलोसिटी बोल देते हैं हम, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर लेना, सिर्फ मान लेना कि ग्राफ जो है सा स्ट्रेट लाइन बनने वाला है, किसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। आपकी टेक्स्ट बुक से जो है पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हो आप लोग, बिंदास देख लेना, ठीक है, एकदम सिंपल है बच्चों। नेक्स्ट हमारे न्यूटन भाई साहब, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है ना। मेरे 10th का ग्रेविटेशन का वीडियो देख लेना जब 10th में पहुंचोगे तो, ठीक है। उसमें इनकी कहानी बताया हूं मैं, ठीक है, इन्होंने क्या डिस्कवर किया। तो साथ ही साथ इन्होंने जो है मोशन, ठीक है ना, जब भी मोशन हो रही है, क्लियर, जब भी मोशन हो रही है तो मोशन कुछ रूल्स को फॉलो करती है बच्चों, ठीक है। किसे फॉलो करती है, कुछ रूल्स को। तो इन्होंने वो रूल्स को पढ़ा, उसको लॉज ऑफ मोशन बोल दिया, जो इस चैप्टर का नाम भी है, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ इक्वेशंस बनाई। क्या बनाई, इक्वेशंस। हर जैसे ज्योमेट्रिकल फिगर की इक्वेशन होती है, राइट है ना, जैसे आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अलजेब्रा में पढ़ा होगा, ओके। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अभी आप लोग 9th में हो रहा है, राइट। 10th में 2 वेरिएबल्स पढ़ोगे तो याद रखना कि हर फिगर की, हर मोशन की इक्वेशन होती है। तो इन्होंने मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए 3 इक्वेशन दे दी हमें, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या है बच्चों, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। दूसरी क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपकी टेक्स्ट बुक में इनको, ये इक्वेशंस को बनाने के लिए, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मेथड वगैरह दिया गया है, बट आप लोग के एग्जाम्स वगैरह में नहीं पूछे जाते हैं तो हम कवर नहीं करेंगे वो चीज़, ठीक है ना। क्लियर, बिकॉज वो डेरिवेशन पार्ट है, 9th के बच्चों के लिए नहीं रहता है वो। हाँ, अगर आप लोगों को सीखना है फिर भी तो कमेंट सेक्शन में बता देना, इसके लिए, उसके लिए हम स्पेशल अलग से एक वीडियो छोटा सा बना देंगे आप लोगों के लिए, ओके। तो देखिए यहाँ पर जो पहली इक्वेशन है, इसमें v स्टैंड करता है फाइनल वेलोसिटी के लिए, ठीक है। या तीनों इक्वेशन में कहीं पर भी अगर हमें v नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, या पार्टिकल की या बॉडी की, ठीक है। फिर u स्टैंड कर रहा है बच्चों इनिशियल वेलोसिटी के, शुरुआत वेलोसिटी के लिए, शुरुआत की स्पीड के लिए, ठीक है, शुरुआती स्पीड। t स्टैंड कर रहा है समय के लिए, टाइम के लिए, वक्त के लिए, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास s स्टैंड कर रहा है बच्चों डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्टेंस भी कहीं कहीं यूज हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट बोलो, हाइट बोलो, ठीक है, चलेगा, समझ गए। एंड ए फाइनली ए स्टैंड कर रहा है हमारा एक्सीलरेशन के लिए। देखिए मोशन को डिस्क्राइब करने वाले सारे टर्म्स इसमें आ गए, वेलोसिटी आ गई, टाइम आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस भी बोल सकते हैं यहाँ पर हम। तो ये 3 इक्वेशंस आप लोगों को याद रख लेनी है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स है हमारे पास बच्चों, क्या है, न्यूमेरिकल्स। हाँ, बातें हैं मेन पिक्चर की तरफ, ठीक है। इसका नाम है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, लेकिन उसके लिए आप लोगों को 2 फोर्सेस जाननी है, बैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है।
जैसे अगर आप लोग टग ऑफ वॉर खेले रहोगे कभी, ठीक है, उधर से रस्सी कुछ ग्रुप लोग के लोगों ने पकड़ी हुई है, यहाँ पर कुछ ग्रुप के लोग हैं रस्सी खींच रहे हैं, ठीक है। अगर दोनों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई हो रही है तो ना तो इधर का बंदा इधर पुश होगा, ना उधर का बंदा इस तरफ पुश होगा, राइट। यानी कि बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। यानी कि यहाँ की फोर्स, यहाँ की फोर्स दोनों क्या है? अगर इक्वल है तो चीज़ क्या रहेगी? बैलेंस रहेगी। तो ये दो फोर्सेस क्या रहेंगी? बैलेंस्ड फोर्सेस रहेंगी। अनबैलेंस में क्या होने वाला है? एक तरफ की फोर्स ज़्यादा रहेगी F1, एक तरफ की फोर्स थोड़ी कम होगी F2, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर ज़्यादा पड़ने वाला है, मोशन इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कौन सी फोर्स? अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसे अगर मैं ज़मीन पर खड़े हो पा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं भी कुछ फोर्स लगा रहा हूँ अर्थ पर और अर्थ भी मेरे पर फोर्स लगा रही है बच्चों, ठीक है ना। मैं मान लीजिए अगर मेरा वेट 81 न्यूटन है तो मैं 81 की फोर्स लगा रहा हूँ, ज़मीन भी मेरे ऊपर 81 की फोर्स लगा रही है, इसके लिए मैं ज़मीन के ऊपर खड़ा रह पा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। यानी कि मेरे और ज़मीन के बीच में जो फोर्सेस हैं क्या है? बैलेंस्ड हैं। अगर मान लीजिए मेरी फोर्स ज़्यादा हो जाए तो मैं ज़मीन के अंदर घुसता चला जाऊंगा, ठीक है, जो कि नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो जाता तो इसे क्या कहते हैं हम? मेरे और ज़मीन के बीच की फोर्स को अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। क्लियर है? तो चलते हैं हमारे न्यूटन भाई के फर्स्ट लॉ की तरफ, न्यूटन सर के, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, मैंने बोला ना, इन्होंने मोशन को ऑब्जर्व किया और इन्होंने बताया कि कौन से रूल्स को मोशन फॉलो करता है। किसी भी तरीके का मोशन हो, कुछ रूल्स को फॉलो करता है, उसको इन्होंने ऑब्जर्व किया और अपने 3 लॉ बनाकर हमें दे दिए। तो इनका पहला लॉ है जिसे मैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहता हूँ। इनर्शिया का मतलब होता है बॉडी की एबिलिटी, ठीक है। क्या होता है बेटा? बॉडी की एबिलिटी कि वो जो है रेजिस्ट कर सके किसी फोर्स को, रेजिस्ट कर सके डिस्प्लेसमेंट को। यानी कि कोई आ रहा है मुझे पुश कर रहा है, ठीक है ना, और मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं मूव नहीं कर रहा हूं, ठीक है। यानी कि मेरे पास एबिलिटी है कि उस फोर्स को जो है, फोर्स के इम्पैक्ट को जो है मैं क्या करूं, ठीक है, सह सकूं और मैं डिस्प्लेस ना हो जाऊं, ठीक है। तो ये एबिलिटी मेरे पास आ रही है बेटा मेरे मास की वजह से। किसकी वजह से आ रही है? मास की वजह से आ रही है। अगर मेरे मास से ज़्यादा फोर्स आ गई तो फिर मैं डिस्प्लेस हो जाऊंगा, ठीक है ना। यानी कि कुछ फोर्स ऐसी लगी कि मैं पुश हो गया यहाँ से, ठीक है, मूव कर दिया अगर मैं, यानी कि मेरा इनर्शिया कमज़ोर पड़ गया उस अप्लाइड फोर्स के सामने, तो अनबैलेंस्ड फोर्स आ गई। क्या आ गई? अनबैलेंस्ड फोर्स आ गई। क्लियर? तभी मैंने क्या किया? मूव किया। तो देखिए पहला लॉ क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ठीक है। यानी कि एक बॉडी अगर रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी, अगर एक बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में तो मूव करती रहेगी जब तक रुकी हुई बॉडी को मोशन में लाने के लिए कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना अप्लाई कर दूं मैं, या मोशन में रहने वाली बॉडी को रोकने के लिए कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना कर दूं मैं। समझ गए? ये एक बार रिवाइंड करके देख लेना है, ठीक है। यानी कि अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन पर रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी, ठीक है। यानी कि ब्लॉक है यहाँ पर रेस्ट कर रहा है, 30 kg इसका मास है मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, 20 kg का अप्लाई कर रहा हूँ, नहीं ब्लॉक मूव कर रहा है। 30 kg की भी अप्लाई किया तो भी नहीं मूव किया, ठीक है। तो रुका है तो रुका ही है। लेकिन अगर इसके इनर्शिया को पार कर दूं मैं, इनर्शिया किसकी वजह से आता है? मैंने बोला रेजिस्ट करने की एबिलिटी मास की वजह से आती है। अगर 30.1 kg लगा दिया मैंने, ठीक है, तो इसका इनर्शिया टूट जाएगा, एबिलिटी ब्रेक हो जाएगी और बॉडी इस तरफ मूव कर देगी, ठीक है ना। तो न्यूटन का पहला लॉ यही कह रहा है कि अगर बॉडी एक रेस्ट पर है, रुकी हुई है, तो कब तक रुकी हुई रहेगी? जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स ना आ जाए, ठीक है ना। 30 बैलेंस हो रहा था, 30 से ज्यादा हो गई तो अनबैलेंस्ड हो गई यहाँ पर लेफ्ट साइड से, जिसकी वजह से बॉडी राइट साइड के होने लग गई, मूव करने लग गई। सिमिलरली अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसे रोकने के लिए भी कैसी फोर्स लगानी पड़ेगी मुझे? अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये है भाई न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगेन रीड कर लेते हैं हम क्या लिखा हुआ है। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल, ठीक है, एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। क्लियर? नेक्स्ट लॉ है हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कह रहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर? यहाँ पर देखो एक आदमी है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है, कह रहा है कि पुशिंग अ लाइटर बॉक्स इज इजियर देन पुशिंग अ हैवियर वन। तो सही बात है, ओके।
तो देखते हैं यहाँ पर पहले इस लॉ को डिकोड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ हमें क्या बता रहा है, ठीक है ना। इसको लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलता हूँ, या फिर मैं बेसिकली मेरे हिसाब से बोल देता हूँ भाई ये वो लॉ है जिससे हमें फोर्स का फॉर्मूला मिलता है मास टाइम्स एक्सीलरेशन, ठीक है। जो फोर्स का फॉर्मूला है ये इसी लॉ से आया है, ठीक है। तो पहले तो मोमेंटम जान लेते हैं ना हम क्या है। यहाँ पे मोमेंटम वर्ड लिखा है, मोमेंटम का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसका सिंबल बच्चों पी रहता है। क्या रहता है? पी। यानी कि मान लीजिए ना एक ट्रॉली है, ट्रॉली को मैं पुश करके लेकर जा रहा हूं, फिर मैंने छोड़ दिया, अपना हाथ हटा दिया, तो ट्रॉली क्या सडन रुक जाएगी? नहीं, कुछ दूर तक जाने वाली है खुद से। क्यों जाने वाली है? क्योंकि मेरी अप्लाइड फोर्स का इफेक्ट उसके पास रह गया है। मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा था उसका असर उसके पास रह गया है, तो इसलिए वो कुछ दूर तक जा पा रही है। तो क्या है उसके पास मास है, उसके पास वेलोसिटी है, जिसकी वजह से वो जा रही है आगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mv। ठीक, देखिए क्या कह रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इनका लॉ जो है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज होना, ठीक है। तो यानी कि दो मोमेंटम रहने वाले यहाँ पर, एक इनिशियल मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम बोल दिया है तो दो मोमेंटम रहेंगे, एक इनिशियल मोमेंटम और एक फाइनल मोमेंटम बच्चों, ठीक है। क्लियर? इनिशियल मोमेंटम को मैं कह देता हूं mu, ठीक है, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी होता है। इनिशियल के लिए मैं इनिशियल वेलोसिटी u यूज करूंगा बच्चों, फाइनल मोमेंटम के लिए मैं यूज कर लेता हूं mv, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। ये न्यूटन का जो है सेकंड लॉ हमें कह रहा है। तो देखो चेंज ऑफ मोमेंटम का रेट बोला है, तो यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम आ जाएगा। ये रेट वर्ड कभी भी सुनोगे तो मैंने बोला कि चेंज ऑफ मोमेंटम बाय नीचे क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। रेट वर्ड कभी भी आया तो प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा तेज़ी से मोमेंटम क्या होने वाला है बच्चों? चेंज होने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा? mv माइनस mu, चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? f। ओके, इसी फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, यानी कि f प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से मास को कॉमन कर देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाय टी बचेगा। ओके, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। प्रोपोर्शनल साइन हटा दे तो बच्चों क्या आता है? कांस्टेंट आता है, k कह दे रहा हूँ मैं उसे m, फिर अगेन v माइनस यू बाय टी। ये फॉर्मूला कहीं तो आप लोग देखे हो अभी रिसेंटली, है ना। v माइनस यू बाय टी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, राइट। मैंने बताया था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? के एम, यहाँ पर आ गया a। अगर मैं k को a1 पकड़ लूँ, ठीक है ना, कह दूँ कि k को हम लोग क्या कर लेते हैं? अज्यूम कर लेते हैं 1 मान लेते हैं, तो f बराबर हो जाएगा किसके? ma के। यानी कि इस लॉ से मुझे क्या मिल गया बच्चों? फोर्स का फॉर्मूला मिल गया, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम का चेंज होना टाइम के हिसाब से प्रोपोर्शनल रहता है किसके? अप्लाइड फोर्स के। और जो मोमेंटम का चेंज है वो फोर्स के डायरेक्शन में ही होगा। अगर मैं ट्रॉली को इस तरफ पुश कर रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, तो मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में चेंज होने वाला है, ना कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो ये था हमारे न्यूटन भाई साहब का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ। काफी सिंपल सा लॉ है ये, ठीक है ना। रॉकेट्स भी इस लॉ को फॉलो करती हैं प्यारे बच्चों। तो क्या कहता है? एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। एक्शन करोगे रिएक्शन मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। तो यहाँ पर भी देखिए कि एक बंदा है जो पानी की बोट पर है, खड़ा है। ये बोट से जंप लगा रहा है, आगे की तरफ जंप लगा रहा है, ठीक है। तो जिसने जब एक्शन किया ये आगे की तरफ गया, तो बोट भी थोड़ा सा पीछे की तरफ जाने वाली है। यहीं पर अप्लाई होता है कौन सा लॉ? न्यूटन का थर्ड लॉ। क्लियर? जैसा करोगे वैसा पाओगे, कर्मा। ओके, कर्मा भी फिजिक्स को बिलीव करने लग गया है लगता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। रॉकेट में भी ऐसा फ्यूल नीचे की तरफ बर्स्ट होता है, ठीक है ना, तो रॉकेट ऊपर की तरफ जाती है। क्लियर?
नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये एक ही डेरिवेशन, इकलौता डेरिवेशन है आप लोग के लिए। फॉर्मूला बनाना है यहाँ पर, हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कि मोमेंटम वेस्ट नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। कंजर्व होने का यही मतलब होता है, ठीक है ना, कि मोमेंटम वेस्ट नहीं हो रहा है या कम नहीं हो रहा है, क्लियर, या बढ़ नहीं रहा है। तो लॉ यही कहता है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में लड़ेंगे, तो द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है यहां पर, एक ऑब्जेक्ट है यहां पर, ठीक है, इन दोनों का कुछ मोमेंटम रहेगा स्टार्टिंग में, अगर ये लोग मूव करके आ रहे हैं तो ओके, इसका कुछ मोमेंटम, इसका कुछ मोमेंटम। फिर ये लोग लड़कर रिटर्न जा रहे हैं, तो इसका कुछ मोमेंटम, इसका कुछ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो स्टार्टिंग का मोमेंटम और फाइनल का मोमेंटम, इन दोनों का एडिशन जो रहेगा बच्चों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये कौन सा लॉ कह रहा है हमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका बेहतरीन एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर एक बॉल है, यहां पर भी एक बॉल है, यहां पर कोई एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैं, जहां पर ये दोनों आके कोलाइड करने वाले, लड़ने वाले हैं। इस बॉल का कुछ मास रहेगा बच्चों m1, कुछ वजन है। इस बॉल का मास कुछ अलग है, m2 कह रहा हूं। अब ये मूव करके इस तरफ आ रहा है, ये मूव करके इस तरफ आ रहा है, ठीक है ना। इसकी कुछ इनिशियल स्पीड रहेगी शुरुआत में, u1 कह देता हूं। ये किसी स्पीड से आ रहा है इस तरफ, इसे मैं u2 कह देता हूं, क्लियर। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम लिख लेता हूं मैं यहां पर, टोटल इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, शुरुआत का मोमेंटम टोटल m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। अब ये लोग आपस में लड़े, ठीक है, ये पहला बॉल था, ये दूसरा वाला था। जब लड़े, कोलाइड हुए, ठीक है, यहां पर कोलिजन हुआ, तो ये जो सेकंड वाला है पहले वाले पर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है, उस फोर्स को मैं F1 नाम दे रहा हूं, ठीक है। कौन अप्लाई कर रहा है, सेकंड वाला फर्स्ट वाले पर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है, उस फोर्स को मैं क्या कह रहा हूं, F1। समझ गए इतनी बात। तो जब न्यूटन का थर्ड लॉ अगर मैं यहां पर अप्लाई करूं, तो एक्शन हो रहा है ना, ठीक है, तो रिएक्शन भी तो मिलेगा। यानी कि ये भाई साहब भी, फर्स्ट बॉल भी सेकंड बॉल पे कुछ फोर्स अप्लाई करेगा F2। अब जाहिर सी बात है, जब फोर्स अप्लाई होती है तो बॉडीज क्या होती है, एक्सेलरेट होती है, ठीक है ना। अब ये पहला बॉल इस तरफ आएगा, दूसरा बॉल इस तरफ जाएगा, राइट है, पहला दूसरा। अब यहाँ पर इसकी कुछ अलग स्पीड रहेगी, इसकी कुछ अलग स्पीड रहेगी इस तरफ जाने वाली, ठीक है। मास तो वही रहने वाला है, मास कभी चेंज नहीं होता है बच्चों। इसका m1, इसका m2, इसकी फाइनल स्पीड v1, इसकी फाइनल स्पीड कह देता हूँ मैं v2, ठीक है। ये तो कोलिजन वाला पार्ट था, ये बोल देता हूँ आफ्टर कोलिजन, लड़ने के बाद। ये कह देता हूं मैं बिफोर कोलिजन, ठीक है, लड़ने से पहले। तो देखिए मैं टोटल फाइनल मोमेंटम लिख देता हूं, टोटल फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2, क्लियर। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये क्या कहता है हमें कि जो टोटल इनिशियल मोमेंटम रहेगा बिफोर कोलिजन, ये प्यारे बच्चों इक्वल रहेगा टोटल फाइनल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन के, ठीक है ना। टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के फॉर्मूले लिख देते हैं भाई, m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, इक्वल हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 के, ठीक है। ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई है। अब बढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल्स की तरफ, ठीक है।